नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी हुई है। अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी कार्रवाई फिलहाल जारी, जिसके बाद घाटी के अलगाववादी नेताओं की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। एनआईए की छापेमारी की आंच कश्मीर के कई नेताओं तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये भी आपको बता दें कि सुबह से ये छापेमारी फिलहाल हो रही है। आतंक की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए टीम ये छापेमारी कर रही है। और देखिए, ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर में एनआईए काफी एक्टिव मोड में है। कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है, लेकिन ऐसे में देखिए कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि एनआईए के निशाने पर हैं। टेरर फंडिंग को लेकर जो लगातार आरोप लगते आए हैं, उस पर भी अब एक्शन हो रहा है। कई जगहों पर जब छापेमारी हुई है तो कई ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा भी होगा, लेकिन एक एक करके अलग अलग जगहों पर जब एनआईए को इनपुट मिलता है, उससे इनपुट के आधार पर अब एनआईए लगातार जांच कर रही है। चाहे आप अलग अलग राज्यों की बात करें, आप अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, जहां पर भी अलगाववादी नेता हैं वो सभी आज एनआईए के निशाने पर हैं। तो देखिए, एनआईए के छापेमारी से कश्मीर में हड़कंप। जम्मू कश्मीर के कुछ अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी फिलहाल चल रही है। सुबह से टेरर फंडिंग के खिलाफ ये छापेमारी जारी है। कश्मीर में हड़कंप मच चुका है। और ये भी आपको बता दें कि इससे पहले आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की थी। उधर पीएफआई कार्यकर्ताओं पर भी शिकंजा कसा था। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का एक्शन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए अलगाववादी नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज सुबह से छापेमारी फिलहाल जारी है। सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। सुरेंद्र, कहां पर ये छापेमारी चल रही है, सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, करीब जम्मू कश्मीर में 16 से 17 लोकेशंस पर जो है वो ये छापेमारी आज एनआईए की रेड जो है वो पड़ी है। और जम्मू का पीर मिठाई इलाका जो है वो बताया जा रहा है। और इसके अलावा कश्मीर में करीब 16 लोकेशन जो है जहां ये एनआईए की छापेमारी की गई है। और लगातार जो आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जो लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके खिलाफ एनआईए लगातार जो है वो जांच कर रही है। एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। और ये भी आपको बताएं कि पिछले दिनों 2 दिन पहले ही अभी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज, बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन देखिए सवाल पार्टीज या पॉलिटिकल लोग जो है जो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जी सुरेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? जी देखिए, जिस तरह से आपने पहले भी जानकारी दी थी कि सुबह से छापेमारी लगातार जारी है और ऐसे में दोपहर तक पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो सकती है, क्योंकि छापेमारी सुबह से लगातार चल रही है। दिन तक क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि जैसा हमने बताया कि जम्मू में एक लोकेशन पर जो है वो छापेमारी हुई है, वहां से जो एनआईए की टीमें हैं वो वापस चली गई हैं। और कई सारे जो अहम दस्तावेज है, सबूत हैं, माना जा रहा है कि वो उनके हाथ लगे हैं। कश्मीर में जो करीब 16 लोकेशन पर छापेमारी है वो अभी अंडरवे है। और देर शाम तक या दोपहर बाद जो है वो हो सकता है एनआईए जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करे और ये जानकारी जो है वो फिर साझा की जाती है कि क्या कुछ मिला है या कहाँ कहाँ जो लोकेशंस हैं प्रॉपरली, वो एनआईए जो है वो अपनी प्रेस रिलीज में जारी करती है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ और जो टेरर इकोसिस्टम है जिसका बार बार जिक्र होता है जम्मू कश्मीर में, कि जब तक वो ब्रेक नहीं होता, जब तक वो खत्म नहीं होता, तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना जो है वो मुश्किल है। तो उसी टेरर इकोसिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो काम कर रही हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए एक बात तो साफ जाहिर है कि हमारी टीम एनआईए लगातार एक्टिव मोड में है, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि कुछ ऐसे अलगाववादी नेता हैं जो कि एनआईए के निशाने पर हैं। क्या कोई नाम सामने आया है? देखिए, ऑलमोस्ट जो है वो जितने भी अलगाववादी नेता या अलगाववादी संगठन है वो इस वक्त पूरी तरह से हाशिए पर हैं। पिछले दिनों भी जो है वो जमाते इस्लामी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। कई सारे जो टेररिस्ट हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सील की जा रही हैं। जो एक तरह से जो इलीगल स्ट्रक्चर्स उन्होंने खड़े किए हैं, जो जमीन जायदाद उन्होंने जो है वो आतंकवाद के हवाले से या आतंकवाद का चलाकर जो है वो उसमें पैसा कमाकर जो जमीन जायदाद उन्होंने बनाई है, उसको भी सरकार जो है वो अपने कब्जे में ले रही है। लीगली जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं, उनके बैंक खाते जो है वो सीज किए जा रहे हैं।
और ये ऐसा अभी हमने कहा कि कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो जो भी उनके उस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है, आने वाले दिनों में जो है वो उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सोनिका लगातार बनी हुई हैं। और सोनिका, देखिए लगातार तमाम तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं, एक्शन लगातार सामने आ रहा है, लेकिन अब एक बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह एनआईए अब एक्टिव मोड में है और आतंकवाद को निस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश अब तमाम एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल सचिन, ना देखिए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी पूरे 13 जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देखा जाता है आतंकवादी गतिविधियां किस तरीके से लगातार बढ़ रही हैं, आतंकियों किस तरीके से घुसपैठ उनकी तरफ से की जाती है, ऐसे में ये बहुत बड़ी कामयाबी है एनआईए के लिए, जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, जो लगातार देखा जाता है किस तरीके से मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आती है। और जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, इसके पीछे की जो वजह है, जो जड़ है, वो टेरर फंडिंग ही है। ऐसे में टेरर फंडिंग को लेकर ये बहुत बड़ी कार्रवाई यहां की गई है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहां पर भी कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। और अभी इस मामले में जांच आगे चल भी रही है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए, इससे पहले पंजाब में आपको याद होगा किस तरीके से ड्रोन की साजिशें लगातार की जाती हैं, तकरीबन कई मिनट तक ड्रोन आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं। और जम्मू कश्मीर में तो लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है, आम नागरिकों को निशाना लगातार बनाया जाता है। और अब एनआईए एक्टिव हो चुकी है, टेरर फंडिंग के मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है अलग अलग जगहों पर। जी, जानकारी देने के लिए सोनिका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस पूरी खबर को लेकर हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। अगली खबर का रुख करेंगे रांची से। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सीएम हेमंत सोरेन 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। डीजीपी नीरज सिन्हा का भी विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। उधर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे और विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह भी विधानसभा सत्र में शामिल होने वाले हैं। आज झारखंड विधानसभा सत्र का 5वां और आखिरी दिन है। आज भी झारखंड विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार है। कई अहम मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी आज कर सकती है, लेकिन ऐसे में देखिए तमाम तैयारियां लगातार हो रही हैं। कौन कौन आज पहुंचने वाला है? डीजीपी नीरज सिन्हा भी आज विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी आज मौके पर मौजूद रहेंगे। विकास आयुक्त अरुण सिंह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर एक बैठक बुलाई है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड को लेकर अपने आवास पर मीटिंग की थी, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने अपील भी लोगों से की कि सभी मास्क पहने। उधर गुजरात के भावनगर में भी चीन से लौटा एक व्यापारी कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। इसे लेकर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एडवाइजरी जारी की है और सभी राज्यों ने अपने अपने तरीके से कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की हैं। और इसीलिए लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप सभी लोग सावधानी जरूर बरतें। और हम भी आप सभी से ये अपील कर रहे हैं कि प्रिकॉशन बरतें, चेहरे पर मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, बच्चों को, बुजुर्गों को सावधान कर दें कि हमें उस मंजर, उस सिचुएशन में वापस नहीं जाना है जिस वक्त में हमने अपनों को खोया है, घर में कैद हो चुके थे। और खास तौर पर लोगों की जो परेशानी है मानसिक तौर पर, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसी लिए प्रिकॉशन बरतने की लगातार अपील सरकार, प्रशासन और हम भी आपसे कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, भारत 24 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और घरों से बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाइए। लेकिन इसी बीच महत्वपूर्ण ये देखिए, दिल्ली में क्या क्या तैयारियां इसको लेकर हो रही है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों में अलग अलग अपने अपने स्तर पर गाइडलाइंस जारी की गई है। इससे पहले हमने आपको बताया दिल्ली में क्या तैयारी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और अस्पतालों में भी अब अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। वैक्सीन की डोज बढ़ाने के भी निर्देश यहां पर यूपी में दिए गए।
देखिए 24 घंटे में फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई मरीज नहीं आया है, लेकिन देखिए अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर अलग अलग राज्यों में की जा रही हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर अलग अलग राज्यों में प्रशासनिक तौर पर, सरकार तौर पर क्या तैयारियां हो रही हैं, युद्ध स्तर पर क्या कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, बेड की जो उपलब्धताएं हैं उसे बढ़ाया जा रहा है, डोजेस को भी लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो देखिए यूपी में तैयारी आपको बताई, दिल्ली में क्या तैयारियां, और देखिए अलग अलग राज्यों में, हिमाचल की बात की जाए, कर्नाटक में, हर राज्य में अपने अपने स्तर पर गाइडलाइंस जारी की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पलक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से गाइडलाइंस जारी की गई, एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ग्राउंड पर लोगों को ही इसका पालन करना होगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग खुद लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां उनकी भी बढ़ जाती है और उनके परिवार वालों की भी। में देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि आम लोगों को जागरूक होना होगा, तभी वो सुरक्षित होंगे, उनका परिवार सुरक्षित होगा। जिस तरीके से बीते कुछ सालों से हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब बेफिक्र होकर हम सभी घूमने लगे थे, लेकिन अब जरूरी हो जाता है केसेस के बढ़ते इसमें कि जरूरी है चेहरे पर मास्क लगाना। हालांकि देखिए इसको लेकर कल पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसके अलावा बात करें यदि आज की, तो आज भी बड़ी बैठक होने वाली है, स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक लेने वाले हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों की बात करें तो तमाम राज्य भी एहतियात के तौर पर पहले से ही कदम उठा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बिगड़ती हुई नजर ना आए। चाहे बात कर लें उत्तर प्रदेश की, कर्नाटक की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, हर राज्य अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है ताकि कोई भी इस तरीके की स्थिति उनके हाथ से बाहर ना हो। एयरपोर्ट की बात की जाए, वहां पर रैंडम चेकिंग के जो है वो आदेश दे दिए गए हैं। ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, इस तरीके के ट्रीटमेंट, ये जो 3 स्तर है कह सकते हैं, बेहद अहम है। और देखिए बार बार यही अपील भी हम कर रहे हैं दर्शकों से कि आप जब भी खुले स्थानों पर जाते हैं, भीड़भाड़ वाली जगह पर जाए तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जिस तरीके से कल भी हमने तस्वीर देखी, जिस तरीके से पीएम मोदी भी संसद में मास्क लगाकर पहुंचे, कहीं ना कहीं एक संदेश था कि आपको भी अब अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखना है। महिमा जी बिल्कुल। और देखिए पलक, सावधानी तो बरतनी होगी क्योंकि सभी के मन में जब वो मंजर याद आता है तो सभी लोग हैरान परेशान होते हैं कि आखिर कैसे हम सब ने अपनों को खोया है। इसीलिए अब जरूरी है कि आम जनता जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसका पालन करे। और तमाम अधिकारियों को भी एक मैसेज दे दिया गया है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से। वाकई सचिन देखिए बहुत ज़्यादा सख्ती की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि अब क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे में हर लोग पार्टी के मूड में होते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस बार लोगों की पार्टी में जो है वो रंग में भंग पड़ सकता है। जिस तरीके से अब एक्शन में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी एक्शन में है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ सरकार के एक्शन में होने से या केंद्र सरकार के एक्शन में होने से काम नहीं चलेगा जब तक आम लोग, हम और आप जागरूक नहीं होंगे। इसलिए बार बार यही अपील की जा रही है कि आप मास्क जरूर लगाएं, हाथ जरूर धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चूंकि देखिए अब पार्टी का सब मूड में आ जाएंगे, इसमें हो सकता है लोग भूल भी जाएं, लेकिन ऐसे में इस बात को याद रखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि कोई भी स्थिति यहां पर बिगड़ती हुई नजर ना आए। जिस तरीके से जो हमने तस्वीरें देखी, अभी आपने जिक्र भी किया कि वो तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली थी, परेशान करने वाली वो तस्वीरें थी, तो हर किसी की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, हर किसी की कोशिश है कि स्थिति को बिगड़ने से पहले ही स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाए। सचिन ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए आज सांसद राहुल शेवाले और सांसद संजय राउत की गुप्त मीटिंग हुई है संसद में, शिवसेना कार्यालय में। दोनों एक साथ थे। यह मुलाकात लगभग 1 घंटे का था, जिसके बाद दोनों एक साथ बैठकर बात करते हुए दिखाई दिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। राहुल शेवाले और संजय राउत की गुप्त मीटिंग हुई है संसद में, शिवसेना कार्यालय में एक बैठक हुई है। इस बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। राहुल शेवाले और संजय राउत की यह बैठक है संसद में, शिवसेना कार्यालय में यह बैठक हुई है। तो हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज सांसद राहुल शेवाले और सांसद संजय राउत की गुपचुप मीटिंग हुई है, इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, क्या जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए ये मीटिंग कल संसद है, संसद में जिस तरीके से राहुल शेवाले जो ठाकरे बेटे आदित्य ठाकरे पर आक्रामक हुए थे, आदित्य ठाकरे पर उन्होंने निकाला था, उन्होंने आवाज उठाई के नागपुर अधिवेशन के दौरान वहां हंगामा हुआ। और उसके बाद कल जो है, कल वहां मुंबई
अधिवेशन के दौरान हंगामा हो रहा था और शिवसेना के ये तमाम नेता, शिवसेना के संसद का जो कार्यालय है वहां पर वो मीटिंग हुई है, उनकी बैठक हुई है, जिसमें संजय राउत और राहुल सेवाले बगल में बैठे देखे जा सकते हैं, जबकि ये दोनों नेता एक दूसरे पर बहुत आक्रामक होते हैं, बहुत करते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए इस वीडियो में सामने की तरफ अनिल देसाई है। अनिल देसाई उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाते हैं और साथ साथ इस मीटिंग में जो हमारी जानकारी है, इस मीटिंग में शिंदे गुट की भावना गौली के साथ साथ कई तमाम वो सांसद थे जो शिंदे और उद्धव गुट के थे, उनके बीच में काफी बातचीत हुई है और वो एकदम शांत मीटिंग हुई है, ना किसी के ऊपर प्रत्यारोप हुआ है और कोशिश की गई है कि यह मीटिंग मीडिया से छुपा कर रखी जाए, दबा कर रखी जाए। ये वीडियो भारत 24 के हाथ लगा, ये वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि कल हमने रात को जो ये खबर चलाई थी वो खबर सही थी। इनकी मीटिंग हुई, घंटों इन्होंने मीटिंग की है और ये वो नेता है जो संजय। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुप्त तरीके से एक मीटिंग की गई है शिंदे गुट को लेकर और उद्धव गुट को लेकर कुछ बातें सबके सामने रखी गई हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या जरूरत थी कि गुप्त मीटिंग बुलाई गई, आखिर क्या वजह रही होगी। अब इस पर भी संशय लगातार बरकरार है, लेकिन हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी दी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं मीडिया से छुप के एक बैठक बुलाई गई थी, सार्वजनिक ना हो ये मीटिंग। लेकिन देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि कौन कौन से तमाम बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आपने देखा गुपचुप मीटिंग यहां पर हुई। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। राणे ने इस मामले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की है। महाराष्ट्र के कणकवली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक दिनेश राणे ने कहा कि जब भी उनकी मौत का मामला उठता है आदित्य ठाकरे का नाम सामने आता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता हैं, उनके नाम क्यों नहीं आते। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि दाल में कुछ काला है और दाल में कुछ काले होने का संकेत देता है। इस पर आदित्य ठाकरे ने जवाब दिया कि बिना मतलब इसका नाम उन पे घसीटा, उनका नाम इस पूरे मामले में जा रहा है। उधर जैसे ही दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच की मांग शुरू हुई, वैसे ही उसका विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए एनसीपी ने दिशा केस की जांच का विरोध किया। विधानसभा में उठी इस मांग पर एनसीपी सहित सभी विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। इस दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि सदन में इस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दावा किया कि उनकी पार्टी के एक नेता का फोन भी टैप हुआ। वही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, जांच होगी और एक एक करके तमाम बड़े खुलासे भी जल्द हो जाएंगे। दिशा केस में एक्शन में विपक्ष को टेंशन, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए इसी बीच आपको लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाने की बात कही। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करेगी और उसके बाद आपने ये भी देखा कि संजय राउत की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। संजय राउत ने उस वक्त कहा कि अगर पुराने कागज खोलोगे तो फिर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएगी। अब इसके बाद आपने ये देखा लगातार बयानबाजियां तेज हो चुकी है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, फडणवीस की तरफ से कल कहा गया था। इस पूरे मामले की जांच को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि तमाम बड़ी बातें सामने आनी, अब देखना यहां पर होगा कि आखिर जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, आज सांसद राहुल शेवाले और सांसद संजय राउत की गुप्त मीटिंग हुई है। संसद में शिवसेना कार्यालय में दोनों एक साथ थे, उन दोनों की मुलाकात हुई और यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली है, जिसके बाद दोनों एक साथ बैठकर बात करते हुए दिखाई भी दिए थे। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुलाकात दोनों की हुई।
क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार के जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी? इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्या उद्धव नहीं है। एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से विदेशी दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मंत्री अब वापस लौट चुके हैं। इस दौरे के बाद यूपी को 16 देशों से 7,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव मिला है। 16 देशों के 21 शहरों की यात्रा से लौटी टीम यूपी ने मुख्यमंत्री को अपने अनुभव बताए और निवेश प्रस्तावों का पूरा ब्यौरा भी दिया। इन प्रस्तावों से गदगद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से विकास की रफ्तार पकड़ेगा। GIS 2023 $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की सफलता का बड़ा आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर देश के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई जाए और निवेशकों से सतत संपर्क बनाए जाए। साथ ही देखिए, ये भी कहा कि निवेशकों की जरूरत और सहूलियत का पूरा ध्यान रखें। GIS से रोजगार के लाखों नए मौके बनेंगे, युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा। और ये भी आपको बता दें कि GIS के लिए यूपी ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। विदेश के बाद अब सीएम योगी देश के अलग अलग शहरों में रोड शो भी करेंगे। लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विदेशी कंपनियां जो निवेश करने वाली हैं और इस निवेश से रोजगार मिलेगा, इस निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इस निवेश से प्रदेश का विकास भी होगा। डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की मुश्किलें बढ़ गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब देखिए, ईडी ने PMLA के तहत तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 55 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क की है। ईडी ने इसे ए राजा की बेनामी संपत्ति बताया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसे अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ए राजा साल 2004 से 7 तक यूपीए सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 55 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, इससे जुड़ी हुई जानकारी। देखिए, 18 साल बाद दिल्ली वालों की जेब पर अब असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से दिल्ली वालों को ज्यादा संपत्ति कर देना होगा, यानी कि वेल्थ टैक्स। दिल्ली नगर निगम के बजट में भले ही संपत्ति कर की दरों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन निगम ने 5वीं निगम मूल्यांकन समिति के प्रस्तावों को मान लिया है। प्रस्तावित दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। हालांकि बढ़ी हुई दरें क्या होंगी, अभी इस पर अंतिम आदेश संपत्ति कर विभाग ने नहीं निकाला है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम में 18 सालों से संपत्ति कर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साल 2004 में निगम ने यूनिट एरिया मेथड को लागू किया था। इसके बाद MVC 1 की रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति कर की दरों को लागू किया गया था। इसके बाद MVC 2, 3, 4 की रिपोर्ट आई, लेकिन वो लागू नहीं हुई, जिसके पीछे बड़ी वजह राजनीतिक दबाव होना है। कर्मचारी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने कहा कि वो कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना साल 2014 को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार कर रही है। इसी योजना के तहत कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था, यानी वो पेंशन के लिए अपने वेतन से अपना योगदान बढ़ाने का विकल्प चुन सकते थे। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया कि सरकार पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर विचार कर रही है।